हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लॉकडाउन में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, अचानक हमें पूरा ऑफलाइन मोड से एकदम ऑनलाइन मोड पे आना है ना। बट राइट नाउ ये जो एक टाइम आया है, इसे बेटर है कि एज एन अपॉर्चुनिटी हम लें, राइट। और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस समय का और इस चीज़ का हम यूटिलाइजेशन कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, 11th स्टैंडर्ड में जब आपने पढ़ा था अकाउंटिंग, एट दैट टाइम द टोटल अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन, अब हमें वही अकाउंटिंग रूल्स करना है, समझना है, बट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कि फर्स्ट हम समझते हैं कि बिजनेस फॉर्म्स जो होते हैं उनमें क्या है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस। फिर अकाउंटिंग में क्या उसमें आएगा वो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। सो अगर बिजनेस फॉर्म की हम बात करें तो व्हेनेवर आप बिजनेस स्टार्ट करना अगर चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, मैं प्रोप्राइटरशिप। फाइन, व्हाट इज प्रोप्राइटरशिप, जो हमने 11th में फुल अकाउंटिंग करा था, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, सिंगल पर्सन था, राइट, जिसे हम बोल सकते हैं इट इज़ योर वन मैन शो। वन मैन शो इट मीन्स बिजनेस को कैपिटल रिक्वायर्ड है, दिस इज डन बाय ब्रॉड बाय सिंगल पर्सन। बिजनेस का जो मैनेजमेंट होगा वो मैनेजमेंट भी उसी एक सिंगल पर्सन के पास है, बिजनेस पे कंट्रोल भी उसी का है, राइट, डिसीजन प्लानिंग एवरीथिंग ये इसी का है। और बिजनेस के जो फ्रूट्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे, वो रिजल्ट्स भी किसे मिलने वाले हैं, उसी एक सिंगल पर्सन को जिसने उस बिज़नेस को प्रॉपरली स्टेब्लिश किया था। बट ऑब्वियसली हम समझते हैं कि प्रोप्राइटरशिप या एक सिंगल पर्सन की अगर अपन बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आती है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं बट लिमिटेशंस हैं स्पेशली जब आप एक्सपांशन के लिए जाते हैं, एक आप बड़े लेवल पे अगर आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो समटाइम्स आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टू टेक रिस्क सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे केस में द सेकेंड ऑल्टरनेट अवेलेबल कि हम अपने प्रोप्राइटरशिप या उसके बजाय हम किस में जा सकते हैं, दैट इज़ ऑन पार्टनरशिप। ठीक है, जिस तरीके से आप एक प्रोप्राइटर हैं, आप ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं विद द सेम आइडिया, शायद इस सेम आइडिया के लिए आपको कोई ना कोई दूसरा पर्सन भी मिल सकता है। फाइन, तो अगर आपका ये टोटली आपका म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस रहेगा, तो अगर आपको उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल है, यू कैन मेक अ पार्टनरशिप। एंड पार्टनरशिप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वन मैन शो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स जिनका सेम कॉन्सेप्ट है, सेम आइडियोलॉजी है, वही मर्ज हो पाएंगे। ट्रस्ट पे डिपेंड करेगा ये टोटल पार्टनरशिप। ओके, तो 2 और मोर पर्सन बेटा यही क्या करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट कैपिटल, मैनेजमेंट डन बाय 1 और मोर पर्सन। सो हुआ क्या, आपको हेल्पिंग हैंड्स मिले इन द फॉर्म ऑफ ओनर्स। इज इट क्लियर। सो पार्टनरशिप का बेनिफिट जो रहेगा, रिस्क डिवाइड होगी, लेकिन एक छोटा सा लॉस भी है। लॉस ये है कि प्रॉफिट भी आपको शेयर करना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर। सो वहाँ पे इंडिविजुअल आपके एफर्ट्स नहीं, आपके कलेक्टिव एफर्ट के बेस पे ही बिजनेस ग्रो करेगा और हमें उसके फ्रूट्स जो रहेंगे, जो भी रिजल्ट्स रहेगा, रिस्क हो या प्रॉफिट्स हो, लॉसेस हो, वो हमें क्या करने रहेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। इज़ इट क्लियर। अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे समझते हैं तो देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है बेटा। वैसे अगर आप देखेंगे तो इट इज़ क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट, कोई लॉ नहीं लगता इस अग्रीमेंट के लिए। आपको और मुझे आज डिसाइड करना है कि वी वांट टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप, तो हम कोई लॉ कुछ देखने जाने वाले नहीं है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन अग्रीमेंट, बट स्टिल प्रोविजंस आर देयर। तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है। ओके, सो बिफोर दिस हम एक डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का एकदम सिंपल जो डेफिनेशन दिया है, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स।
ठीक है, द वर्ड अग्री इट सेल्फ बता रहा है देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट. ओके, सो 2 और मोर पर्सन अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स. यहाँ पे प्रॉफिट टर्म ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स लॉस. सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर जहाँ आप पार्टनर को केवल प्रॉफिट के लिए एंटर करेंगे, लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. वी विल डिस्कस दैट पॉइंट लेटर. सो 2 और मोर पर्सन अग्री टू शेयर प्रॉफिट. दिस प्रॉफिट मस्ट बी जनरेटेड ऑफ अ बिजनेस. फाइन. इंडिविजुअल एक्टिविटी आपने सपोज कीजिए, एकदम सिंपल एग्जांपल देती हूँ, किसी प्रोग्राम में आपने कोई स्टॉल वगैरह अपने फ्रेंड के साथ जो है वो मिलके लगाया. फाइन. और आपके जो भी वो स्टॉल से अर्निंग हुई 2 डेज़ 3 डेज़ का वॉट एवर जो फन फेयर एक्टिविटी होगा, तो वहाँ भी आप दोनों ने मिलके मैनेजमेंट किया, कंट्रोल किया, डिसीजंस लिए, और वॉट एवर द एंड रिजल्ट जो भी सरप्लस है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो क्या आप पार्टनर माने जाएंगे? नो, बिकॉज बिजनेस नहीं है. बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी आपका होना ज़रूरी है. बिजनेस कौन कैरी करेगा? तो वो होगा, इट इज़ कैरिड ऑन बाय all or any of them acting for all. Is it clear? So आप ध्यान से समझेंगे. मैंने एक स्पेशली लिखने का एक पर्पज़ और था, सो दैट अगर आप कोई भी डेफिनेशन या किसी चीज़ को बेसिकली अगर आप करते हैं, डेफिनेशन स्पेशली आप करते हैं, ट्राई टू ब्रेक इट. जब आप ब्रेक कर लेते हैं तो वो समझने के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, राइट? तो देखिए 2 और मोर पर्सन्स, यहीं से हम फीचर्स भी समझते जाते हैं. इट मीन्स कि पार्टनरशिप के अगर मैं फीचर्स की बात करूँगी तो फीचर्स में सबसे फर्स्ट आ जाएगा दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. सिंगल पर्सन से पार्टनरशिप नहीं होगा, कॉमन सा चीज़ है. यू नीड मिनिमम 2. मैक्सिमम लिमिट इज़ देयर, आपकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी दैट इज़ 50. 50 के बियॉन्ड पार्टनरशिप आपका नहीं जा. 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. द सेकेंड इज दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स. इट मीन्स देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट. फाइन. सो अग्रीमेंट मीन्स क्या कंपल्सरीली है कि ये रिटर्न ही होना चाहिए? सो नो, देर इज़ नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन पार्टनरशिप एक्ट कि अग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्मेट. नहीं, द अग्रीमेंट मे बी ओरल विदाउट एनी फॉर्मेलिटी और इट मे बी रिटर्न. इज इट क्लियर? कन्वीनियंट कौन सा रहेगा? कॉमन है. रिटर्न अग्रीमेंट इज़ मच प्रिफरेबल बिकॉज देखिए अभी आपने बिजनेस शुरू किया है, दोनों में एनर्जी है, आप 2 पार्टनर्स हैं, सही. तो अभी आपके बीच में शायद डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता है अपने साथ प्रॉब्लम्स लाता है, तो वहाँ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपकी हो, डिस्प्यूट्स हो, तो उसके लिए इट्स वेरी मच बेटर कि आप एक रिटर्न अग्रीमेंट करें. इस रिटर्न अग्रीमेंट को ही बोला जाता है दैट इज़ पार्टनरशिप डीड. ओके, प्रिफरेबल है, इट्स बेटर कि आप रिटर्न अग्रीमेंट करें टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स. पार्टनरशिप डीड में क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ, पर यहाँ देख लीजिए, वापस हम आ जाते हैं. अग्री टू शेयर प्रॉफिट, तो यहाँ आपका एक थर्ड फीचर हम बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स. ओके, ऑफ अ बिजनेस, सो देयर मस्ट बी अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी. ओके, एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय, इट इज़ नॉट कंपल्सरीली कि वो बिज़नेस सभी लोग मिलके करेंगे. ABC 3 पार्टनर्स हैं, फाइन. अगर ABC को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तीनों बिजनेस मिलके कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन सपोज कीजिए B एंड C को इंटरेस्ट नहीं है उतना, वो बोल रहे हैं हम कैपिटल दे देते हैं आपको, लेकिन मैनेजमेंट पूरा आप संभालिए बिकॉज A इज़ द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड. तो ऐसे केस में यू कैन डिवोट द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू A. ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपने अपने राइट्स भी दे दिए हैं. इज इट क्लियर? सो वॉट एवर एक्टिविटीज़ डन बाय A, वॉट एवर कॉन्ट्रैक्ट्स डन बाय A, उसका जो भी प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा वो B और C को बेयर करना रहेगा. इज इट क्लियर? बाइंड करेंगे, वो कंपल्सरीली बाइंड करेगा. B एंड C ये नहीं बोल सकेंगे इन फ्यूचर कि दीज आर डन बाय A सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. इज इट क्लियर? इंडिविजुअली यू आर नोन एज पर्सन्स, कलेक्टिवली इन्हें बोला जाता है फर्म. सो A के कारण अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लाइबिलिटी फर्म पे आई है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म. फर्म मीन्स इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ A, B एंड C. इज इट क्लियर? फाइन. सो बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो मैं इसको शॉर्ट में ही कर रही हूँ, कैरिड बाय ऑल और एनी वन. इज इट क्लियर? एंड यहीं पे आपका एक टर्म मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, इट इज़ नोन एज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप.
कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, कोई बिजनेस, वो पार्टनरशिप है या नहीं है, तो उसका एक एविडेंस होता है, नंबर 1 इज़ प्रॉफिट, कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है, आर यू गोइंग टू शेयर दैट प्रॉफिट? फाइन, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो देखा जाता है, ये कहलाया जाता है आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि बिजनेस जो कैरी कर रहा है, सपोज आपका मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, वॉट एवर एक्टिविटीज़ डन बाय ए, वो किसको बाइंड करेगा? बी एंड सी को। इसका मतलब ए का जो पोजीशन है वो क्या हो गया? वो प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है। Is it clear? So if by doing any activity, if you can bind another person, तो वो उस पर्सन के आप एज एन एजेंट वर्क कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये बाइंडिंग इम्पैक्ट होगा, अगर ये बाइंडिंग इम्पैक्ट है, तो वहाँ पे 101% पार्टनरशिप प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा इधर साइड में आया था, दैट इज पार्टनरशिप डीड। आई टोल्ड यू इट इज़ अ रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। अब रिटन अग्रीमेंट है, यू कैन डिसाइड कि इसमें क्या क्या लिखना है। जनरली इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द फर्म, डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, बिजनेस किस तरह से ऑपरेट होगा, नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह का रहेगा। इट्स नॉट कंपलसरी कि जो रनिंग बिजनेस है आप उसका ही डिस्क्रिप्शन लिखें। फ्यूचर का भी अगर आपका कुछ प्लानिंग है तो यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू वॉन्ट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, हाउ दैट विल बी डन, कैसे रिटायरमेंट के टाइम पे होगा, डेथ अगर होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो एवरीथिंग यू कैन डिफाइन। कुछ मेन पॉइंट्स जो होते हैं जो कंपल्सरीली पार्टनरशिप डीड में डिफाइन किए जाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ देखिए, इन पार्टनरशिप डीड सम प्रोविजंस जनरली होते हैं जिनका प्रैक्टिकल अकाउंट्स में इम्पैक्ट आएगा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ। नंबर फर्स्ट इज दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन, यू कैन डिफाइन कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ 3 पर्सनस हैं, यू कैन डिफाइन रेशियो विल बी 3:2:1, वॉट एवर, अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा कि रेशो क्या रहेगा, 1:1:1 रहना है या क्या करना है। इज इट क्लियर? सो अगर आपको कंपल्सरीली एक स्पेसिफिक रेशो में आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इट्स बेटर आप डीड में वो मेंशन कीजिए। इज इट क्लियर? द सेकेंड वन इज समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल कि सपोज एक्स के पास टेक्निकल एक्सपीरियंस बहुत है एंड वाई और जेड के पास टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दे हैव मोर कैपिटल। तो बिजनेस में हो सकता है कि एक्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू वाई एंड जेड कम रहे, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे में कॉम्पनसेशन के लिए क्या किया जाता है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज रख सकते हैं। सो फर्म विल पे इंटरेस्ट टू एक्स वाई एंड जेड, एट वॉट रेट ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? द थर्ड वन इज दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आप सभी को पता है, राइट? सो पर्सनल पर्पस के लिए जो भी आपने फंड ड्रॉ किया है, अगर आपका इक्वल आपने रूल्स बना रखे हैं, फाइन, तो कभी कभी हो सकता है कम ज़्यादा उनका ड्राइंग्स हो, तो इट्स बेटर कि आप उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्लॉज अप्लाई कर दीजिए। तो फर्म क्या करेगी बेटा, ये पार्टनर्स के लिए ये क्या रहेगा, एक्सपेंसेस, एंड फर्म के लिए इट विल बिकम अ इनकम। ओके, इसी तरह से मे बी पॉसिबल कि जेड को आपने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी दे रखा है। जेड इज़ द पर्सन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में बैंकिंग ट्रांजेक्शंस देखने के लिए, एवरीथिंग के लिए द टोटल टाइम डिवोटेड बाय जेड इज़ मोर। फाइन, तो ऐसे केस में आप जेड को क्या कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ सैलरी, कमीशन, एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन आप पे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर आपने सपोज कीजिए एनी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, एनी एडवांस और लोन अगर पार्टनर ने दिया है तो आप उसका भी इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर सकते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लेंगे। इज इट क्लियर? फाइन, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें कंपल्सरीली पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ही चाहिए। बट सपोज किसी रीज़न से हम ये डिफाइन करना भूल गए तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और फ्यूचर में डिस्प्यूट है। देखो एकदम सिंपल है, ये जो एक्ट है ना, ये लॉ आपका, ये कब आएगा,
जब तक आपके बीच में डिस्प्यूट नहीं है, एवरीथिंग नॉर्मल चल रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। बट सपोज़ कीजिए अगर आपके बीच में डिस्प्यूट्स है एंड पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट देयर, और पार्टनरशिप डीड में बाकी सब बातें थी लेकिन इन बातों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में देयर इज़ नो क्लैरिफिकेशन, देन हाउ विल वी सॉल्व? तो ऐसे केस में, ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए द सिंपल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ स्पेसिफिक रूल्स दे दिए हैं। फर्स्ट रूल इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। यू कैन नॉट क्लेम कंपल्सरीली, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो डिफाइन नहीं किया है, इट मस्ट बी इक्वल, 1:1:1, दैट्स ऑल। ओके। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट आप पार्टनर्स जो हैं ओनर ऑफ द बिजनेस हैं। इज इट क्लियर? तो जब आप ओनर हैं तो ओनर को कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी टाइप ऑफ कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उनका कहना है इस सब की कोई स्कोप नहीं है। यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो ये जो सैलरी, कमीशन ये है, दिस आर नॉट पेएबल और चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। इज इट क्लियर? सो ये कब होगा, फिर से याद रखिएगा, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग एनी मैटर। इज इट क्लियर? बट एक पॉजिटिव पॉइंट दिया है, दैट इज यू कैन गिव इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस गिवन बाय पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट आप दे सकते हैं बट उसका रेट दिया है 6% पर एनम, और इंटरेस्ट जो होगा वो आपका कंपल्सरीली सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज इफ एनी if the expenses of the firm is personally paid by partner, so they can take reimbursement. So reimbursement of expenses paid by पार्टनर। इज इट क्लियर? बट याद रखिएगा ये एक्सपेंसेस डिस्प्यूटेड एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सिंपल, अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल था एंड पर्सनली जो है एक्स ने पे कर दिया, तो ही कैन गेट इट बैक फ्रॉम द फर्म। आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। श्योर? चलिए एक छोटा सा अभी और एक समझ लेते हैं, इसी में ही हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा। ठीक है, फिर वहीं से हम थोड़ा सा इसका आज अकाउंटिंग का जो बेस है वो समझेंगे। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप अगर हम समझें तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना रहेगा। नंबर 1 इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। सो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल जो पर्सन है विच आर नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली हम उन्हें क्या बोलते हैं, फर्म। बोथ आर सेम। वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रहेगी बेटा, पार्टनर्स की जॉइंट लाइबिलिटी है। और आउट ऑफ दो, सपोज कीजिए XYZ है, Z इज़ अनेबल टू सेटल दैट लाइबिलिटी, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाएगी, X एंड Y पे। एंड दैट्स वाई बोला जाता है कि इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इट मीन्स इफ फर्म को सपोज कीजिए कि रीपेमेंट करना है 10 लाख का, फर्म के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है, पार्टनर्स को अपने पर्सनल फंड में से उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। ओके, इसी में एक नया कॉन्सेप्ट है दैट इज़ LLP, वो मैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था पार्टनरशिप फर्म का। बिकॉज ऑफ दिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी व्हाट हैपन्स, इफ Z इज अनेबल और Z बिकम्स इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, इन दैट केस Z का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे शिफ्ट होगा, X एंड Y पे। सपोज Y भी अगर इंसॉल्वेंट होता है तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगा, X। तीनों इंसॉल्वेंट होंगे तो फर्म को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। फाइन। तो बिकॉज ऑफ दिस अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, एक जो नया कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। ओके, ये हो गया आपका फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर हम समझते हैं दैट इज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली तो ज़रा अपने माइंड को थोड़ा सा ऐसा धूल जो थोड़ी चढ़ गई होगी हटाइएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट था, दैट इज एंटिटी कॉन्सेप्ट, राइट। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या था, एंटिटी कॉन्सेप्ट था दैट इज ओनर
and business both are not same person. अकाउंटिंग करते वक्त आपको अजम्पशन लेना है ओनर एंड बिजनेस, दीज टू आर डिफरेंट पर्सन्स. सो यहाँ हम देखेंगे तो पार्टनर्स आर द ओनर, राइट. तो पार्टनर्स आर नॉट इक्वल टू फर्म. अकाउंटिंग करेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? सो अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो क्या होगा? ये होगा वॉट एवर द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर्स वो भी फर्म में आ जाएंगे, राइट. द ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर एंड फर्म वी आर नॉट एबल टू रिकॉर्ड बिकॉज बोथ आर द सेम पर्सन. हमने एक वर्ड पढ़ा था दैट इज ट्रांजेक्शन. फाइन. सो ट्रांजेक्शन के लिए मिनिमम यू नीड 2 persons. इज इट क्लियर? सो ट्रांजेक्शन जैसे ही बोलते हैं यू नीड 2 person. अगर मैं और मेरा बिजनेस एकदम सिंपल अगर मैं आपको बताती हूँ तो मेरा DB क्लासेस है, राइट. आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ DB क्लासेस. अगर DB क्लासेस और मैं अगर सेम है, फाइन. सो इसका मतलब क्या हुआ? हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है. सो एनी कैपिटल गिवन बाय मी टू माय बिजनेस और एनी अमाउंट इज ड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस बाय मी, ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होंगे. इज इट क्लियर? इवन मुझे अगर कोई गिफ्ट मिला है फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तो वो भी आपका क्या होगा? बिजनेस में रिकॉर्ड होगा बिकॉज मी एंड DB क्लासेस आर सेम. So all transactions which are done by me, everything assume कि done by the DB classes, तो वो थोड़ा सा difficult होता है. So entity concept के accordingly you are different from your business. तो जैसे ही आपको आपके business से अलग कर दिया तो क्या होगा? Only transactions which are related to business हम वो ही record करेंगे. Is it clear? I hope ये पुराना आपको एक concept ध्यान में आया होगा. तो from legal point of view partners and firm are same. But from accounting point of view both are not same. Is it clear? Fine. अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक हमारा है, ये हमने अभी समझा है पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप फर्म अल्टीमेटली होता क्या है, ठीक है, और इसे कैसे क्रिएट किया जाता है. अब नेक्स्ट हमारे इस पे आते हैं दैट इज़ अकाउंटिंग. ओके. सो अगेन मुझे एक छोटा सा थोड़ा 11th वाले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा. व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? तो हमने उसका समझा था कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स. थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं हम. आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स, आइडेंटिफाई करना मीन्स मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. सो मैनी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स आर देयर इन योर बिजनेस ड्यूरिंग दैट particular period. So some transactions are economic transactions and some are non-economic transactions. But in our books we are going to record only transactions which are of economic nature or which can be converted into money. So first of all identify transaction. Second one is that is recording. Somewhere you have to record. Note down. Recording के लिए हमने accounting equation और journal entry और जर्नल एंट्री विथ सब्सिडरी बुक्स. ओके. हम इसके थ्रू अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे. ओनली रिकॉर्डिंग इज नॉट सफिशिएंट. सो नेक्स्ट दैट इज क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग में हमने देखा था सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो रहेंगे वो बाय प्रिपेयरिंग लेजेस हमें उन्हें एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करना है. एंड ये आपका प्रोसेस कहलाता था दैट इट इज़ नोन एज बुक keeping, right? And after this that is summarizing. Summarizing that is whatever transactions done and recorded by you, उसका जो end results है. मेन पर्पज़ किसी भी बिजनेस को क्यों कर रहे हो? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न द प्रॉफिट. फुल ईयर आप पढ़ते हैं स्कूल में, अगर आपको बोला जाए कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, नो एग्ज़ाम नो रिजल्ट्स, तो क्या पढ़ाई हम उस तरह से कर पाएंगे या हमें वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा? आपसे बोला जाए ओके फाइन स्टडी कीजिए, रिजल्ट्स भी आपके आएंगे, सॉरी एग्ज़ाम्स आपकी ली जाएगी बट रिजल्ट्स नहीं देंगे, तो क्या आप एग्ज़ाम्स उतने प्रॉपर वे में दे पाएंगे? कहीं ना कहीं रिजल्ट्स जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है, राइट. सेम है बिजनेस का मतलब ही है कि बिजनेस मीन्स आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसका मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट.
इज इट क्लियर? सो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द पीरियड आई वॉन्ट टू नो कि मैंने जो एक्टिविटीज़ की है, वॉट एवर एफर्ट्स डन बाय मी, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो तो मुझे चाहिए। फाइन, तो उसी के लिए आपकी प्रोसेस आती है, दैट इज समराइजेशन। अंडर समराइजेशन वी यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एंड लास्ट होता है दैट इज यूजर्स इंफॉर्मेशंस को क्या करेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग, राइट, एंड कम्युनिकेटिंग। इज इट क्लियर? और अगर आपको ध्यान हो तो बोला भी जाता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज? तो लैंग्वेज क्या है, क्या काम कर रही है? तो लैंग्वेज कम्युनिकेट का काम कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़, एवरीथिंग। तो बिजनेस अपना जो बिजनेस का लैंग्वेज है दैट इज़ अकाउंटिंग। तो बिजनेस अपनी सब फैक्ट्स को, सब इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट कर रहा है टू द यूजर्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो यहाँ देखिए ये हमने प्रोसेस समझा है फॉर अकाउंटिंग। एक छोटा सा हमने 11th का अपना रिकैप ले लिया। अब आप एकदम सिंपली समझेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अगर हम देखें तो क्या ये प्रोसीजर चेंज होगा? प्रोप्राइटर में भी बिजनेस कर रहे थे, सेल, परचेज, सैलरी पेमेंट करना है, एडवर्टीजमेंट पेमेंट, एवरीथिंग इज सेम। सो क्या यहाँ चेंज होगा? बट ऑब्वियसली नो। क्या अकाउंटिंग रूल्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि ओनर एक से ज़्यादा हो गए? नो। सो दिस प्रोसेस विल बी सेम। So we don't need to study separately कि business goods purchased by a partner. So goods purchased by a partner तो एंट्री तो वही परचेज की ही रहेगी। Is it clear? वही कैश बुक, वही परचेज बुक, सेल बुक, एवरीथिंग इज सेम। सो डिफरेंट क्या होगा? सो डिफरेंट सिर्फ इतना है, देयर आर सम ट्रांजेक्शंस जो आपके प्रोप्राइटरशिप में नहीं थे, केवल वही ट्रांजेक्शन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, सेपरेटली रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइन, अब ये क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट तो मिला, प्रोप्राइटर में सिंपल था, वॉट एवर प्रॉफिट वो मिस्टर ए का था, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं होगा। वॉट एवर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट किसका है? ए, बी, सी, तीनों पार्टनर का है। आपने इस प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग पार्टनर्स? टू शो दिस यू हैव टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन। इज इट क्लियर? 11th में जितना भी प्रॉफिट आता था जाके तुरंत अपन बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देते थे, राइट? लेकिन वह नहीं, यहाँ उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, शो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सेकेंड इज थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर मैं बैलेंस शीट में हर पार्टनर का कैपिटल ट्रांजेक्शन सेपरेटली लिखूंगी। सो इट्स बेटर यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, इसमें 2 मेथड्स हैं, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। इसके बाद जो आपका नॉर्मल बनता था वही जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, एवरीथिंग इज सेम। ट्रेडिंग, P&L के बाद आपके पास ये 2 एक सेपरेट रहेगा, P&L अप्रो, पार्टनर कैपिटल, एंड देन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? कंप्लीट फाइनल अकाउंट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, वो हमारे इसमें है ही नहीं राइट नाउ, इस लेक्चर में भी नहीं है। तो हमें सिर्फ नेक्स्ट जो लेक्चर्स भी लूँगी आई विल जस्ट ये P&L अप्रो, पार्टनर कैपिटल कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप आज के लेक्चर में समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। एक छोटा सा और एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो टोटल मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो कितने टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर में, ये मेरा एक तरीका है कि मैं किसी भी चैप्टर को करवाते वक्त, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ, प्रैक्टिकली अपने माइंड में एक चार्ट बना लेते हैं हम। वो चार्ट बनाने से क्या होता है, माइंड में क्लियर होता है कि हमें इस चैप्टर में किस तरीके से और कितना स्टडी करना है। फाइन, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारा एक टॉपिक आएगा दैट इज़ P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है, एंड प्लस एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज विच आर जितने भी ट्रांजेक्शन है बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, इंटरेस्ट चार्ज करना है, सैलरी देना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइन, तो वो हमें एक कॉन्सेप्ट समझना रहेगा। सेकेंड इज दैट इज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैसे पार्टनर कैपिटल मेंटेन किया जाता है। 2 मेथड्स आर देयर, उन मेथड्स में क्या डिफरेंस है, किस में क्या एंट्रीज होगी, कैसे होगी, वो हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा। थर्ड इज़ सम स्पेसिफिक कैलकुलेशन, स्पेसिफिकली जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ,
राइट। कमीशंस वगैरह हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इसके सर्टन रूल्स हैं वो हमें समझने रहेंगे। फोर्थ वन इज एरर्स हैं आपके विच आर नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। समटाइम्स एरर एंड समटाइम्स इट्स अ रिविजन ऑफ एग्रीमेंट। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एट दैट टाइम यू हैव डिसाइडेड कि आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1। आफ्टर 2 years यू फाउंड कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, वी नीड 1:1:1 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। फाइन, तो आपको बुक्स में तो एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा बिकॉज 2 years से आप बुक्स 3:2:1 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, तो वो आपका पास्ट एडजस्टमेंट में समटाइम्स एरर होता है एंड समटाइम्स रिविजन इन अग्रीमेंट। ओके, और एक आपका लास्ट रहेगा दैट इज गारंटी। इज इट क्लियर? आई होप समझ भी आया होगा, एंजॉय भी किया होगा। सो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें रहेगा आपका P&L अप्रोप्रिएशन एंड जर्नल एंट्री। ओके, बाय बाय।